वेलकम स्टूडेंट्स। हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में, स्टर्लिंग फॉर्मूले के बारे में। स्टर्लिंग फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया था कि अगर हमें ln फैक्टोरियल n को ओपन करना है n के बड़े मानों के लिए तो अपन कैसे खोल सकते हैं उसको, n ln n माइनस के n। इस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे लगभग सभी में ही ये यूज होगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है या क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए एक बार। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस के 21 जूल ऊर्जा अंतर के दो ऊर्जा स्तर हैं, उनके लिए सापेक्ष प्रायिकता का मान दे रखा है E²/E। तो परमताप की गणना कीजिए। ठीक है, परमताप की गणना कीजिए। जो ये दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 जूल, ऊर्जा स्तर के दो स्तरों की सापेक्षिक प्रायिकता। दो ऊर्जा स्तर हैं, उनका अंतर दे रखा है, का अंतर है ये एक तरह से। ठीक है, जो एनर्जी दे रखी है, मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, डेल्टा ई की वैल्यू गिवन है, और इसके संगत सापेक्षिक प्रायिकता। सापेक्षिक प्रायिकता के मतलब कोई भी दो एनर्जी लेवल है E1 और E2, उनके संगत प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P ऑफ E2 P ऑफ E1 P ऑफ E2, ये सापेक्षिक प्रायिकता हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, C e की पावर में माइनस के बीटा E1 और C e की पावर में माइनस के बीटा E2। ठीक है, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर में माइनस के E1 अपॉन में KT लिख सकते हैं, इसको भी कितना लिख सकते हैं, e की पावर में माइनस के E2 बाई KT। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं इसको e की पावर में E2 माइनस के E1 बाई KT। ठीक है, ये दे रखी है सापेक्षिक प्रायिकता कि मतलब इसको और आगे लिख सकते हैं e की पावर में डेल्टा E अपॉन में KT। ठीक है, कि इसकी वैल्यू है वो सापेक्षिक प्रायिकता है। ये क्या है, सापेक्षिक प्रायिकता, एक दूसरे के सापेक्ष रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये है, ये तो एक बार तो कितनी दी हुई है, दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये और सेकंड है E। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर सापेक्षिक प्रायिकता E² के बराबर है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे इसमें, तो लॉग लेने पर कितना आ जाएगा, डेल्टा E बाई KT इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको लेंगे आगे लॉग लेने पर इसमें कितना हो जाएगा, ये 2 इस तरह से, और ln E से ln E है, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा E की वैल्यू गिवन है और K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस के 23। इस वैल्यू को रखकर हम यहां से किसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, T को। एक तो क्वेश्चन E² को रखते हुए है और एक E को रखते हुए, तो दोनों है क्वेश्चन, करके देखना है इसको। ठीक है, कर लोगे इन दोनों को। T को हमें इवैल्यूएट करना है, P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी, e की पावर में E2 माइनस E1 अपॉन में KT, और डेल्टा E की वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 दी हुई है। उससे आप दोनों क्वेश्चन को कर लोगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसे देखें, इसमें पढ़े हैं उसे एक बार। सेकंड क्वेश्चन को पढ़े, लिख तो सभी लिया है, बस आपको समझने का काम है, इसलिए नोट्स पहले भिजवा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे देखें। 5 विभेदी कण हैं, यानी कि 5 विभेदी है, मतलब उसके लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का यूज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 5 है, 3 ऊर्जा स्तरों में वितरित किया गया है। 3 ऊर्जा स्तर हैं इस तरह से, 0 E और 2E इसमें वितरित किया गया है, और उन कणों की कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा का मान कितना दे रखा है आपको, 3E दे रखा है, के संगत अधिकतम वितरण यानी कि अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता का मान हमें निकालना है। ठीक है, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी होगी वो हमें चेक करना है। इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, कि एक निकाय है, उसके अंतर्गत गैस भरी हुई है कोई भी। ठीक है, गैस भरी हुई है तो उसके अंतर्गत केवल गैस के पार्टिकल्स कितने हैं, 5 हैं, और उसमें कोष्ठकाएं कितनी हैं, 3 हैं। इस तरह से 3 कोष्ठकाएं, 1 2 और 3 अल्पांशों में मिलकर बना हुआ मान लिया। इसमें जो भी पार्टिकल है वो एनर्जी रख रहा है 0, इसमें कोई भी पार्टिकल है वो एनर्जी रख रहा है E,
इसमें कोई भी पार्टिकल है उसमें एनर्जी रख रहा है वो कितनी 2e। इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है, तो हमने एनर्जी स्टेट को इस तरह से नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दिया 0e 2e। इस तरह से इसमें पार्टिकल मान लिए n1 है, इसमें कितने हैं n2 और इसमें है n3। ठीक है, अधिकतम हमें ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता से मतलब पहले तो ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालते हैं। तो ऊष्मागतिक प्रायिकता W इक्वल टू हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 एंड सो ऑन चल रहा था। लेकिन यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, केवल n3 तक, क्योंकि तीन ही स्टेट हैं यहाँ पर, तो तीन स्टेट के लिए कितना लिख दोगे, केवल n3 तक। इस तरह से अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे रखे हैं 5, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब उसमें 5 कणों को हम कितनी तरीके से एडजस्ट करें कि टोटल जो कणों की जो ऊर्जा है, टोटल पार्टिकल्स की संख्या तो कितनी बनी रहनी चाहिए, n इक्वल टू 5 है, मतलब ये होना चाहिए कि n1 प्लस n2 प्लस n3, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए 5। और उन पार्टिकल्स की अगर हम एनर्जी निकालें, जैसे कि n1 पार्टिकल है, n1 पार्टिकल है वो कौन सी स्टेट में है, जीरो एनर्जी वाले लेवल में है, तो n1 e1 उन पार्टिकल की यदि एक की ऊर्जा कितनी है, जैसे इसको बोल दिया हमने e1, इसको बोल दिया e2 और इसको बोल दिया हमने e3, इस तरह से बोल दिया। तो n1 e1 इसमें जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे दो पार्टिकल हैं, प्रत्येक एनर्जी कितना रख रहा है e1, तो कितनी हो जाएगी 2e1, तो n1 e1। इसी तरह से n2 e2 और प्लस में n3 e3, टोटल जो एनर्जी है वो निकल जाएगी, निकायेगी कि निकाय में 5 कण हैं और वो इस तरह से सेटल हैं कि पहले में n1, दूसरे में n2, तीसरे में n3, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो 5 हैं और उनकी टोटल एनर्जी है वो कितने के बराबर है, E के बराबर। देखिए E इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 3E के बराबर, E है वो कितना दिया हुआ है 3E के बराबर। इस चीज का ध्यान रखना कि टोटल पार्टिकल को इस तरह से इसमें एडजस्ट करना है तो उनकी एनर्जी कितनी बनी रहे, 3E बनी रहे और संख्या उनकी 5 बनी रहे। तो आप कितने तरीके से उन कणों को वितरित कर सकते हो बताओ। देखो यदि हम इसमें n1 इक्वल टू, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाते हुए ही चेक करना है, इक्वेशन से नहीं निकलेगा ये। n1 इक्वल टू हम कितना लें, जैसे कि हमने यहां पर ले लिया, अगर 3 पार्टिकल ले लिए, 2 इसमें ले लें, ठीक है, तो यहां पर इनकी तो एनर्जी जीरो ही हो गई क्योंकि जीरो है, इसमें 0 जूल एनर्जी है, जूल में दे रखी है ये, तो इनकी तो एनर्जी 3 कणों की तो कितनी हो जाएगी 0 और इनकी कितनी हो गई 2e, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें अगर हम 1 और इसमें 1 ले लें तो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 5, ये वाली समीकरण सेटिस्फाई हो रही है, दोनों समीकरण सेटिस्फाई होनी चाहिए 1 और 2, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल 5 बने हुए हैं और उनकी टोटल एनर्जी कितनी बनी रहनी चाहिए 3e। तो देखो इसकी एनर्जी E हो गई, इसकी हो गई 2e, तो टोटल कितनी हो गई 3e। इनकी तो जीरो है, जो भी पार्टिकल इस वाले स्टेट में या इस वाली कोष्ठका के अंतर्गत होंगे, जो भी 3 पार्टिकल उनकी एनर्जी तो जीरो होगी, एक पार्टिकल इसमें और एक पार्टिकल इसमें है, तो उसकी कितनी बन जाएगी स्थिति कि n1 इक्वल टू 3, n2 इक्वल टू 1 और n3 इक्वल टू 1। एक तो ये वाली स्थिति आ गई, इसके संगत आप किसको निकाल सकते हो, ऊष्मागतिक प्रायिकता को। n का मान 5 है, n1 n2 n3 के मान वो है। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ, सोचो जरा कि n1 कितना हो, देखो कि n1 इक्वल टू, अगर इसमें हम ले लें 2 ले लें और 2 इसमें ले लें और 1 इसमें ले लें। अब देखना दो पार्टिकल की एनर्जी 2e प्लस 2e 4e हो गई, इसकी कितनी हो गई E हो गई, तो 4e 5e हो जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होगा, इसमें 2 ले लें तो 2e, नहीं ऐसे भी नहीं हो सकता, 2e फिर इसमें 1 लेना पड़ेगा तो 2e प्लस 2e 4e हो जाएगा, वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ऐसे करते हैं, 2 इसमें ले लिए और 3 इसमें ले लेते हैं, इसमें 0 कर देते हैं। अब देखना कि इसमें तो इनकी एनर्जी कितनी हो गई 0, इनकी कितनी हो गई 3e और इसमें तो है ही नहीं, मतलब 0, तो टोटल एनर्जी कितनी बनी हुई है 3e और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 5 बने हुए हैं। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि n1 इक्वल टू 2 ले लें, n2 इक्वल टू 3 ले लें और n3 इक्वल टू कितना ले लें 0। तो इसके संगत भी आपको किसको निकालना है w को, इसके संगत भी w को निकालना है और चेक करना है किसके लिए w ज्यादा आ रहा है, ऊष्मागतिक प्रायिकता किसके लिए ज्यादा आ रही है। ठीक है, पढ़ना एक बार क्वेश्चन को, हो जाएगा, सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो YouTube वीडियो है, उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है, या अदर से आपके पास मेरा नंबर है तो आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, मैं उसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, उसको समझा दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। अगला क्वेश्चन देखो, एक कला निर्देशांक में 3 कोष्ठिकाएं हैं जिनके संगत जो एनर्जी है, एक निकाय है उसमें 3 कोष्ठिकाएं बनी हुई हैं, तो नॉर्मली हमने उनको एनर्जी लेवल्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, E1 E2 E3 3 कोष्ठिकाएं हैं, उनकी जो एनर्जी है 0 जूल, इसकी है 2 जूल और इसकी है 4 जूल। ठीक है, इस तरह से है। N1 N2 N3 की वैल्यू दे रखी है, N1 इक्वल टू 6, N2 इक्वल टू 4, N3 इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और यहां पर दे रखा है डेल N3। डेल N3 से मतलब क्या है, डेल N3 इक्वल टू -2, इससे मतलब क्या है, N3 में चेंज, डेल मतलब परिवर्तन। जब डेल N1 तो किन किन का मान ज्ञात करना है, डेल N1 का और डेल N2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और जब क्या दे रखा है आपको, डेल N इक्वल टू 0 और डेल U इक्वल टू 0, डेल U या डेल E भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा, कुल ऊर्जा U से रिप्रेजेंट की हुई है, हम नॉर्मली यहाँ E से करते हुए आ रहे हैं। तो प्रारंभिक एवं अंतिम ऊष्मागतिक प्रायिकताओं का मान, तो प्रारंभिक एवं अंतिम ऊष्मागतिक प्रायिकताओं का हमें मान यहाँ पर क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो देखो इसको 3 एनर्जी लेवल दिए हुए हैं, E1 E2 E3। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर कितने हो गए, 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 13 हैं। तो ऊष्मागतिक प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 और फैक्टोरियल n3। 3 स्टेट है तो 3 के लिए लिख देंगे। यहाँ पर n का मान 13 है और n1 n2 n3 ये दे रखे हैं, तो यहाँ से आप सबसे पहले तो क्या निकाल लोगे, ऊष्मागतिक प्रायिकता। जो फर्स्ट सेटलमेंट दे रखा है उस फर्स्ट सेटलमेंट के लिए हमने किसको निकाल लिया, W को निकाल लिया, यानी कि ऊष्मागतिक प्रायिकता को निकाल लिया। तो ये वाली जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है ये कौन सी कहलाएगी, प्रारंभिक ऊष्मागतिक प्रायिकता। कौन सी कहलाएगी, प्रारंभिक ऊष्मागतिक प्रायिकता। इसके बाद हमें अंतिम वाली निकालनी है, लेकिन अंतिम के लिए उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, उसका यूज करते हुए हमें निकालना है। तो देखो कैसे, देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, कैसे लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3, वो कितने हैं, 13 है। और उनकी यदि हमें एनर्जी निकालनी है, N1 है E1 वाली स्टेट में, तो N1 E1 N2 E2 और प्लस में N3 E3। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा ये। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी दे रखी है आपको, मान लिया कि वो E है, टोटल कितने के बराबर है, E, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है U से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो U लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये दो समीकरण आपको दे रखी हैं, 1 और 2 बना सकते हैं। अब वो कह क्या रहा है कि इस तरह से पहले सेटलमेंट था पार्टिकल्स का कि एक निकाय है, उसमें 3 कोष्ठिकाएं हैं, उसमें कणों को हमने इस तरह से सेटल किया हुआ है। अब हम कणों में चेंजेस कर रहे हैं, कैसे कि डेल N3 इक्वल टू -2। इससे मतलब क्या है कि N3 जो कणों की संख्या है उसमें हमने चेंज किया है, परिवर्तन किया है -2 का। -2 से मतलब 2 कम कर दिए, मतलब इसमें पार्टिकल कितना कर दिया, N1 कर दिया। यानी कि बाद की जो कंडीशन है N3 डैश से रिप्रेजेंट कर दी हमने, अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि 3 स्टेट हैं, यहाँ पर एनर्जी उनकी यही बनी रहेगी, E1 E2 E3 0 4 2 और 0 जूल। यहाँ पर कणों की जो संख्या है N1 डैश N2 डैश और N3 डैश, इस तरह से हमने इसको सेटल कर दिया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हमने N3 में कितना चेंजेस कर रहे हैं, -2, यानी N3 डैश जो पार्टिकल है उसमें हमने 1 रखा दिया। अब जो 2 पार्टिकल बचे हैं उन 2 पार्टिकल को इनमें एडजस्ट करना है, N2 और N3 में, N1 और N2 में, उनको बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि नंबर ऑफ, वो कह रहा है आगे कि डेल N और डेल E का मान कैसा है, 0 है। डेल N और डेल E का मान 0 होने से मतलब क्या है कि इस निकाय से बाहर हम कणों को लेकर नहीं जा रहे हैं।
उन कणों को उन कोशिका के अंदर जो 13 कण है वो 13 कण ही बने हुए हैं उस डिब्बे में, उस निकाय के अंतर्गत वो 13 कण ही बने हुए हैं। कणों की संख्या में जो परिवर्तन है वो कितना है, 0 है। मतलब अगर हम समीकरण 1 से देखें तो यहाँ पर डेल n1 प्लस डेल n2 प्लस में डेल n3 इक्वल टू कितना है, डेल n आएगा। ठीक है, अवकलन करने पर वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है ये, यानी ये कांस्टेंट दी हुई है। 13 जो कण है उनमें चेंजेस नहीं किया है, बाहर नहीं किया है। और उन कणों की जो टोटल एनर्जी बन रही है, जैसे कणों की कुल एनर्जी यहाँ पर कितनी बन रही है, यहाँ पर कणों की कुल ऊर्जा कितनी बन रही है, यहाँ पर तो 0 हो गई, 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12, तो 12 8 20 जूल एनर्जी टोटल बनी हुई है। U की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 20 जूल। ये भी कैसी दी हुई है आपको, U इक्वल टू 20 दिया हुआ है, 20 जूल। ये भी कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब डेल U कुल ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कैसा दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। दैट मींस ये कह सकते हैं अपन कि E1 E2 E3 उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं ऊर्जा स्तरों में, वो तो पहले से फिक्स हैं कोष्ठकाएं। तो E1 डेल N1 E2 डेल N2 प्लस E3 डेल N3 इक्वल टू कितना लिखोगे, डेल U इस तरह से लिखेंगे। और डेल U कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आई। अब यहाँ पर N3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, और ठीक है -2 दे रखी है, तो डेल N1 प्लस डेल N2 इन दोनों में जो समीकरण आएगी -2 उधर ले गए तो +2। एक तो इक्वेशन ये आ गई N1 और N2 में। दूसरी कितनी आएगी, देखो E1 का मान कितना दे रखा है, 0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। प्लस में E2 का मान कितना दे रखा है, 2 डेल N2, ठीक है, प्लस में E3 का मान कितना दे रखा है, 4, और डेल N3 का मान कितना दे रखा है, -2 इक्वल टू 0। तो यहां से 2 डेल N2 माइनस के 8 इक्वल टू 0, तो डेल N2 इक्वल टू कितना जाएगा, 8/2 यानी कि 4। यानी कि डेल N3 अगर हमने N3 के पार्टिकल्स की संख्या में चेंजेस किया, मतलब 2 कम कर दिए, तो 2 अगर हमें सेटलमेंट करने हैं तो डेल N2 यानी N2 की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितने का हो रहा है, +4 का। +4 से मतलब कितना होगा, पहले से तो 4 थे और +4 ऐड हो गए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो 8 और 1 9, तो इसमें कितने पार्टिकल बचेंगे, 4 बचेंगे। ऐसे निकाल सकते हो, यहां से भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो यहां पर डेल N1 की वैल्यू समीकरण 1 3 डाल देते हैं इसको, तो इससे डेल वो पूछ भी रहा है डेल N1 और डेल N2 की वैल्यू, कि अगर हमने इसकी संख्या में परिवर्तन किया तो इनकी संख्या में परिवर्तन किस हिसाब से होगा, ताकि एनर्जी वही बनी रहे, पार्टिकल्स की संख्या 13 बनी रहे और टोटल एनर्जी जितनी 20 जूल है वो 20 जूल ही बनी रहे, उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो इतना हो गया। तब समीकरण 1 से डेल N1 कितना हो जाएगा, 2 - 4 यानी कि -2। तो डेल N1 का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो परिवर्तन हो रहा है N1 में वो -2, मतलब 2 कम हो रहे हैं, पहले 6 थे तो कितने हो गए, 4। अब एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 13 बने हुए हैं, सही है। वो कह रहा है कि डेल N में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कुल ऊर्जा कितनी बनी हुई है, इनकी तो 0 हो गई, इनकी कितनी हो गई, 8 दूनी 16 प्लस 4, 16 और 4 20 जूल। तो टोटल एनर्जी भी अभी कितनी बनी हुई है, 20 जूल। तो मतलब उनको हमने दोबारा से इस तरह से सेटल कर दिया पार्टिकल्स को इसमें कि एनर्जी सेम बनी हुई है और पार्टिकल्स की संख्या सेम बनी हुई है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इस तरह से हो गया। इसके बाद चेक करते हैं इसमें क्या, अब नया स्टेट बन गया। ये पहली स्टेट थी, इसको बोल रहे थे प्रारंभिक ऊष्मागतिक प्रायिकता। अब n1 डैश n2 डैश n3 डैश की वैल्यू अलग आई, इसके लिए w डैश निकाल लिया हमने, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n1 डैश फैक्टोरियल n2 डैश फैक्टोरियल n3 डैश। इससे जो ऊष्मागतिक प्रायिकता आएगी वो वाली कौन सी होगी, अंतिम वाली। तो ये वाली ऊष्मागतिक प्रायिकता और w डैश कौन सी हो जाएगी, अंतिम ऊष्मागतिक प्रायिकता। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, वो अंतर पूछ रहा है, अंतर नहीं केवल मान ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले कितनी आ रही है, पहले आ रही है 60,060 उसके बाद आ रही है 6435, मतलब बाद में जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है उसका मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इस तरह से डेल N1 डेल N2 और डेल N3 की वैल्यू ये तो गिवन थी, तो
अगर इसमें चेंजेस हो रहा है तो इनमें किस तरह से चेंजेस होना चाहिए ताकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम बने रहे, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स भी सेम बनी रहे। कर सकते हो, पढ़ना एक बार, इसको आ जाएगा, इजी है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक ऊष्मागतिक प्रायिकता तथा एंट्रोपी में संबंध। एंट्रोपी में संबंध देखिए, अगर कोई भी दो निकाय हैं वो अगर एक दूसरे से टच में है और संतुलन की अवस्था में है तो उस स्थिति में प्रायोगिक रूप से देखा गया कि जो एंट्रोपी है उसका मान कैसा आएगा, अधिकतम प्राप्त होता है। मतलब अगर कोई भी दो निकाय हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रख दिए, इसकी निकाय की एंट्रोपी इस तरह से, इस निकाय की एंट्रोपी S1, इसकी निकाय की एंट्रोपी S2 है, दोनों को एडजस्ट कर दिया, एक साथ सेटलमेंट कर दिया और संतुलन की अवस्था में, तो उस स्थिति में ऊष्मागतिक प्रायिकता का भी मान अधिकतम प्राप्त होगा और एंट्रोपी का मान भी अधिकतम प्राप्त हुआ। तो देखा गया कि जब दोनों संतुलन की अवस्था में है तो उस स्थिति में एंट्रोपी भी मैक्सिमम है, एंट्रोपी है वो भी कैसी है, मैक्सिमम, और इसके साथ साथ जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है, ऊष्मागतिक प्रायिकता, इसका भी मान कैसा है, मैक्सिमम है। तो देखा गया कि अगर दोनों मैक्सिमम है तो इनमें संबंध होना चाहिए, और वो संबंध किस तरह से होगा कि S है उसको हम फंक्शन मान सकते हैं W का, कि ये भी चेंजेस हो रहा है और ये भी चेंजेस हो रहा है, दोनों मैक्सिमम है, तो उसको हमने लिख लिया कि W फंक्शन के रूप में क्या होगा, ऊष्मागतिक प्रायिकता होगी, यानी कि एंट्रोपी है वो ऊष्मागतिक प्रायिकता के फलन के रूप में होगी। तो टोटल एंट्रोपी को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, S इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है। S को लिख देंगे अपन कितना, FW, इसको लिख दिया हमने FW1 और इसको लिख दिया FW2, इस तरह से। W1 W2 क्या है, इस निकाय की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है W1 है, इसकी कितनी है W2, दोनों से मिलकर जो टोटल बनी है वो W है और टोटल एंट्रोपी S है। टोटल को कैसे निकालोगे, S1 प्लस S2, और जबकि मैंने पहले बताया था कि प्रायिकता है टोटल निकालनी है तो कैसे निकालोगे, क्योंकि W इक्वल टू कितना होगा, W1 इंटू W2, ठीक है, मल्टीप्लाई में होती है प्रायिकता। तो यहां से कितना आ जाएगा, F W1 इंटू W2 इक्वल टू F W1 प्लस में F W2, इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। अगर हम इस समीकरण का W1 के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करें तो कितना आ जाएगा, डेल F W1 W2 अपॉन में डेल W1, ठीक है, W1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल F W1 अपॉन में डेल W1। अब W2 है वो W1 के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, कांस्टेंट, तो उसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो इसमें W2 का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और W2 यहाँ पर लिख दिया, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इस W2 से W2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आगे लिख दिया इसको, ठीक है, 1 अपॉन W2 डेल F W1 अपॉन में डेल W1 लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह से अगर मैं W2 के रेस्पेक्ट में करता तो आंशिक अवकलन W2 के रेस्पेक्ट में करता तो वो कितना हो जाएगा, देखो डेल F W1 W2 अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल W2, इस तरह से यहां पर करते तो ये 0 हो जाएगा, इसका होगा डेल F W2 अपॉन में डेल W2, ठीक है। पहले की तरह करते हैं, किसकी कमी है, W1 की, तो W1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इस W1 को खा ले गया मैं, इधर ले गया, ठीक है, इस तरह से। अब दोनों समीकरणों को देखो, इनकी LHS साइड बराबर है तो RHS साइड को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन W1 डेल F W2 अपॉन में डेल W2, इस तरह से, सॉरी 1 आएगा, इसी तरह से यहां पर डेल 1 अपॉन W2 डेल F W2 अपॉन में डेल W2, इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे आप पढ़ते हो कि PV इक्वल टू कांस्टेंट है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब दोनों स्थितियां समान बनी हुई हैं, दैट मींस PV का मान हमेशा कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो ऐसे ही अपन इस चीज को भी लिखेंगे कि यहाँ पर ये 1 में है, 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन W, यानी पहली स्थिति के लिए, पहले निकाय के लिए,
और दूसरे निकाय के लिए इस वाली पूरी क्वांटिटी का मान बराबर बना हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 1/w डेल Fw अपॉन में डेल W, इसका मान कैसा है, नियत है, और नियत को मान लिया हमने कोई k, क्या मान लिया k, और k इतने के बराबर होगा, कितने के बराबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, अब अपन करते क्या है इसमें, डेल Fw इक्वल टू डेल W अपॉन में ये 1 अपॉन, मिस्टेक हो गई है, देखो ये दोनों बराबर थे, तो यहां पर W1 के साथ तो था W2 और W2 के साथ था W1, उल्टा था। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको एक बार चेक करो, इसको डेल F W1 अपॉन में डेल W1। ठीक है, W1 को इधर लेकर आए और W2 को इधर ले गए, तो W2 F W2 अपॉन में डेल W2, इस तरह से लिखना पड़ेगा, P1 इक्वल टू P2 V2 के फॉर्म में, तब P इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब W ऊपर आएगा ये। ठीक है, तो डेल FW इक्वल टू डेल W अपॉन में कितना जाएगा, W, दोनों तरफ डेरिवेटिव है, अगर हमें इसे निकालना है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन K और है साथ में यहाँ पर, तो K का भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका तो कितना हो जाएगा FW। ठीक है, फंक्शन कितना हो जाएगा, FW आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना जाएगा, K ln W, K ln W, और FW कितने के बराबर था, S के बराबर था, S इक्वल टू K ln W। तो ये जो रिलेशन आया है इसको बोलते हैं ऊष्मागतिक प्रायिकता है W, तो और S क्या है, एंट्रोपी। इन दोनों में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये संबंध को पढ़ना है, इसको भी एक बार। ठीक है, ऊष्मागतिक प्रायिकता व एंट्रोपी में संबंध, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।